Assalamu alaikum dear friends. Welcome back. So yesterday we were discussing about the components of ecosystem. आज हम टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम अभी पहले करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या क्या हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम मैंने पहले लिखा ही है यहाँ पे, आप देखेंगे देयर आर बेसिकली टू ब्रॉड डिविजन्स ऑफ इकोसिस्टम्स ऑन दिस अर्थ, ऑन दिस प्लेनेट। एक हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑल ऑफ यू नो दे आर कॉल्ड नेचुरल इकोसिस्टम्स, जो हमारे आसपास नेचुरली ऑकर करते हैं, बेसिकली जिनमें नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, नेचुरल सोर्स ऑफ बोथ एनर्जी एंड मटेरियल या न्यूट्रिएंट्स हम कह सकते हैं। लेकिन ये तो पता है दुनिया में काफ़ी सारे ऐसे नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं, लेकिन मैन मेड या आर्टिफिशियल या डोमेस्टिक इकोसिस्टम्स भी होते हैं कुछ, जैसे हमारी एग्रीकल्चरल लैंड, जैसे हमारा एक्वेरियम है ना, फिश जिसमें होती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे या तो एनर्जी या तो और एंड मैटर या मटेरियल हम कह सकते हैं, ये दो चीज़ें हम इनका आर्टिफिशियल इनपुट करते हैं आर्टिफिशियली, है कि नहीं? तो ये समझ सकते हैं आप। अब नेक्स्ट थिंग जो है दैट इज़ कि जो ये नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं, ये बेसिकली दो ब्रॉड डिविजन्स में हम डिवाइड करते हैं। वन इज़ टेरेस्ट्रियल एंड अनदर इज़ एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल हो गए लैंड वाले एंड एक्वेटिक हो गए पानी में, जो पानी एज एन इकोसिस्टम एक्ट करता है। तो टेरेस्ट्रियल में आपके फॉरेस्ट्स आते हैं, ग्रासलैंड्स आते हैं, डेजर्ट्स आते हैं, टंड्रा आते हैं। यहाँ पे मैं डिटेल्स नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि मुझे जल्दी ही बायोम्स पढ़ाने हैं, तो बायोम्स में इनकी डिटेल्स अच्छे से आएंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बताऊँ कि ये जो फॉरेस्ट्स होते हैं, फॉरेस्ट्स आपके कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में मिल सकते हैं। सो दे आर कॉल्ड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स। इसी तरह से आपके टेम्परेट रीजन में फॉरेस्ट्स मिल सकते हैं, दे आर कॉल्ड टेम्परेट फॉरेस्ट्स। ओके, अच्छा, इसी तरह से आपके कॉनिफरस फॉरेस्ट्स होते हैं जिनको हम टैगा कहते हैं। ओके, तो ये तीन किस्म के फॉरेस्ट्स आप हमारे यहाँ दुनिया में मिलते हैं, ब्रॉड डिविजन अगर देखते हैं। इसी तरह से ग्रासलैंड्स हमारे ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं, दे आर कॉल्ड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। और हमारे टेम्परेट रीजन में भी ग्रासलैंड्स मिलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स। डेजर्ट्स अगर देखते हैं दुनिया में बेस्ड ऑन द टेम्परेचर, कुछ डेजर्ट्स बहुत हॉट होते हैं, मोस्ट ऑफ द डेजर्ट्स दे आर कॉल्ड हॉट डेजर्ट्स। यहाँ पे मैं इसलिए ये पढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे बायोम्स में पढ़ाने हैं, लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में, तो ऐसे ही आप फॉर्मेट कर सकते हैं क्योंकि आप प्रिपरेशन मेंस की भी यहीं से कर रहे हैं। सो आई वांट यू टू प्रिपेयर कम्प्लीटली फॉर मेंस आल्सो। इसी तरह से ये नोट मेकिंग हो जाएगी थोड़ी थोड़ी आपकी ऐसे ही। तो डेजर्ट्स में क्या होंगे, हॉट डेजर्ट्स एंड कोल्ड डेजर्ट्स डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। तो टंड्रा भी इसी में आता है, ये मैं आगे पढ़ाऊँगा, ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इनको एक्सप्लेन नहीं किया सर ने। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम्स जो हमें नेचुरली मिलते हैं, वो हम ब्रॉडली किन किन इकोसिस्टम में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मेराइन, फ्रेश वाटर, मेराइन, एस्चुराइन इकोसिस्टम्स, कोरल रीफ्स एंड ये वाला भी याद रखिएगा, हॉट हाइड्रोथर्मल वेंट्स। देखिए ये फ्रेश वाटर, मेराइन एंड एस्चुराइन, ये तो मैंने बताया आपको। फ्रेश वाटर जो है इसमें क्या आते हैं, वो वाटर्स जिनमें सैलिनिटी जो होती है वो ज़्यादा होगी कि कम होगी, बहुत ही कम होती है। ये मैं आगे बताऊंगा, 15 के नीचे होती है इनकी, तो वो आगे मैं जब मैं बायोम्स पढ़ाऊंगा वहाँ बताऊंगा कि इसकी कितनी सैलिनिटी होती है। नेक्स्ट इज़ मेराइन, इनकी सैलिनिटी जो होती है मुझे बताइए, कम होती है कि ज़्यादा होती है? सैलिनिटी बहुत होती है। ओके, और एस्चुराइन की सैलिनिटी जो होती है वो दरमियाना लेवल की होती है, ना फ्रेश वाटर के जैसे कम, ना ही मैराइन वाटर के जैसे ज़्यादा होती है।
यहाँ पे ये ठीक है। कोरल रीफ्स में आगे अच्छे से पढ़ाऊँगा। दीज आर वेरी ब्यूटीफुल एंड प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स इन द डिफरेंट ओशंस इन आई कैन से मेराइन एनवायरनमेंट्स। तो ये मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा। यहाँ एक चीज़ आप याद रखेंगे जो मुझे जहन में आता है, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स होते हैं, आपको पता है ये दो किस्म के होते हैं। क्या क्या है? एक है आपके लूटिक, जो मैंने बताए थे, लूटने अगर कोई चलता है तो वो तेज़ चलता है, जिसमें आपके रिवर्स आते हैं जो कि फास्ट फ्लोइंग होते हैं वाटर्स, रिवर्स आते हैं या स्ट्रीम्स आती हैं एट्सट्रा, ठीक है। और दूसरे हैं लैंटिक। लैंटिक अगर वहाँ पे ऑप्शन ना हो, वहाँ पे ये हो सकती है लैकस्ट्राइन, ओके, लैकस्ट्राइन इकोसिस्टम्स, जिसमें आपके लेक्स एंड पॉन्ड्स आते हैं जो कि एक जगह पे होते हैं, स्टैगनेंट, जिनमें वाटर स्टैगनेंट होता है। अच्छा, तो यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि ये आगे हमें नहीं पढ़ना है हॉट हाइड्रोथर्मल वेंट्स, इसकी जिक्र नहीं आएगी आगे, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। वैसे आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। आपको पता है जो ओशन होता है, सपोज दिस इज ओशन, ओके, एंड दिस इज ओशन फ्लोर। आपको पता है कि ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट्स यहाँ पे क्या होता है, क्रैक्स डेवलप होते हैं और यहाँ पे मैग्मा ऊपर निकलता है बीच में, जिसे आपने पढ़ा होगा ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग। और ये जो मैग्मा यहाँ से होके यहाँ से ओशन का बेसिन बना देता है, जो कि इस डायरेक्शन में फिर जाता है। तो यहाँ पे ये जो रीजन बनता है, ये रीजन जहाँ से ये आउटलेट होता है, दीज आर कॉल्ड हॉट हाइड्रोथर्मल वेंट्स, ओके। तो यहाँ पे भी कुछ लाइफ है, याद रखिएगा। हॉट हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस है। एक्सट्रीम, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ प्रेशर जो होता है, चूँकि ये बॉटम पे होते हैं ओशन में, तो आप मुझे बताइए प्रेशर कम होगा कि ज़्यादा होगा? प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा, मुझे बताइए लाइट यहाँ पे पेनिट्रेट कर सकती है क्या? लाइट की एब्सेंस होगी, सनलाइट की कंप्लीटली एब्सेंस होगी। अच्छा, यहाँ जब ये मैग्मा रिलीज होता है तो दैट इज़ वेरी टॉक्सिक ऑल्सो, ओके। तो लाइफ के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। टॉक्सिक मटेरियल्स भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे होते हैं। टॉक्सिक मटेरियल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। थोड़ा सा आप अडाप्ट हो जाएंगे ना मेरी राइटिंग में, फिर आपको अच्छे से ये समझाएंगे सारे नोट्स जो मैं लिख रहा हूँ। ये क्रॉस क्या होता है, इंक्रीज़ क्या होता है, डिक्रीज़ क्या होता है, ये आप खुद समझेंगे। फिर इस तरह से टाइम बचता है। अगर मैं इंक्रीज़ लिखूंगा तो उसमें टाइम लगता है, डिक्रीज़ लिखूंगा तो टाइम काफ़ी लगता है। सो आई एम सेविंग द टाइम ऑफ योर्स एज वेल एज माइन। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे लेकिन कुछ लाइफ है। यहाँ पे एक्चुअली क्या होते हैं, रिमेंबर, यहाँ पे कुछ कीमो, क्योंकि लाइट है ही नहीं वहाँ पे, कीमो ऑटोट्रॉफिक। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस होना है, लेकिन कौन करेंगे? कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तभी तो यहाँ पे बाकी लाइफ सर्वाइव कर सकती है। वैसे बाकी लाइफ नहीं होती, यहाँ यही कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं, ओके। कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो कि लाइट का यूज़ नहीं करते हैं, वो केमिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं खुराक बनाने के लिए अपना। जैसे आपका सल्फ़र बैक्टीरिया है ना, सल्फ़र बैक्टीरिया, सल्फ़र ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया एक्सेट्रा। ये क्या हो रहा है इसको? तो ये चीज़ें आपको समझनी है। वैसे आप भी अच्छे से पढ़ेंगे, फिर भी ज्योग्राफी में एक और कंसेप्ट आप यहीं भी पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे इन्हीं वेंट्स के बारे में। यहाँ पे पढ़ेंगे आप ब्लैक स्मोक्स, ओके, और पढ़ेंगे लेट मी राइट इट हियर, वाइट स्मोक्स पढ़ेंगे आप। ये अच्छे से पढ़ेंगे आप, ये मतलब ये छोटा सा कंसेप्ट है, पढ़ेंगे आप। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप मुझे बताइए, अगर हम वेटलैंड्स की बात करते हैं, वेटलैंड्स, दलदल वाली ज़मीन, ओके, वेटलैंड्स, दलदल जो आसन जो रिवर्स के पास होते हैं, जिसमें सपोज आपके मैनग्रूव्स आते हैं, सुंदरबंस याद है ना, मैनग्रूव्स आते हैं, मैंग्रोव ट्रीज जहाँ पे होते हैं, कहने का मतलब है मार्शेस या पीट्स, बॉग्स, फैंस,
ये जो है दीज आर टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स। ओके, वेटलैंड्स बड़े अच्छे से आगे पढ़ना है हमें। तो समझें आप कि ये हम कहाँ पे रखेंगे, एक्वेटिक कि टेरेस्ट्रियल, कि ये कुछ और जगह पे रखेंगे हम। बेसिकली इनको हम कहते हैं दीज आर ट्रांजिशनल इकोसिस्टम्स। ना ही लैंड पे, ना ही हम कहते हैं ये लैंड वाले इकोसिस्टम्स हैं, ना ही हम कहते हैं टोटली एक्वेटिक इकोसिस्टम्स हैं। हम कहते हैं दीज आर ट्रांजिशनल इकोसिस्टम्स। तो इतना क्लियर है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज very interesting concept, that is size of ecosystems. Size of ecosystems. अगर हमें कोई कहता है बताइए सबसे छोटा इकोसिस्टम कौन है, कौन सा है सबसे छोटा इकोसिस्टम, कितना छोटा हो सकता है, तो कहिएगा ए ड्रॉप ऑफ वाटर। अगर एग्जाम में आए ए ड्रॉप ऑफ वाटर वहां पे दिया होगा, स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम। ओके, दिस इज स्मॉलेस्ट। क्योंकि आप समझ सकते हैं इसमें काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनके आसपास वाटर है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, पीएच है, कुछ बाकी चीज़ें भी हैं, ठीक है, तो केमिकल्स भी हैं। तो इसका मतलब है ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम। ओके, एंड लार्जेस्ट कौन सा है, बायोस्फीयर, लार्जेस्ट। अगर एक क्वेश्चन वहाँ आता है विच इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सा है बायोस्फीयर का, तो आपको पता है दैट इज आल्सो इकोसिस्टम ओनली। ओके, यू रिमेंबर दिस। मुझे आता है कोई पॉइंट ज़हन में आता है, तो यहाँ पे ये क्लियर कीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है ऐसे मैं रखता हूँ, आपने सुना होगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इकोटोन के बारे में सुना होगा, है ना। इकोटोन क्या होता है एंड एज इफेक्ट क्या होता है। एज इफेक्ट देखिए डियर स्टूडेंट्स, जहां पर भी दो इकोसिस्टम्स, ये एक इकोसिस्टम है और ये एक इकोसिस्टम है, जहां पर भी ये मिलते हैं जो कि ट्रांजिशनल रीजन होता है, ट्रांजिशनल रीजन, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम ए एंड इकोसिस्टम बी। ट्रांजिशनल रीजन, दिस इज कॉल्ड इकोटोन। यहां पे एक्चुअली क्या होता है ये समझेंगे आप। इसे हम इसीलिए क्या कहते हैं, इकोटोन को हम इसीलिए कहते हैं जोन ऑफ जंक्शन भी। वहां इकोटोन नहीं होगा तो वहां पे क्या होगा, याद रखिएगा। कभी वो घुमाने के लिए कुछ ऐसी टर्म्स लिखते हैं ना, फिर इंसान पछताता है, काश मैंने सारी टर्म्स जहन में रखी होती। जोन ऑफ जंक्शन भी कहेंगे या इसे जोन ऑफ टेंशन भी कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये समझेंगे आप कि ये ऐसा जोन है, इट इज इंटरमीडिएट जोन, इंटरमीडिएट है ना, इंटरमीडिएट जोन इनके दरमियान है, इंटरमीडिएट जोन है ये। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पर्टिकुलरली इस जोन में क्या होता है, देखिए अगर मैं आपको क्वेश्चन करूँगा कि इन तीन जोन्स में, इकोसिस्टम बी, इकोसिस्टम ए या इस इकोटोन में, बताइए इन तीनों में से कहाँ पे ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी, कहाँ पे ज़्यादा एबंडेंट, ज़्यादा टाइप्स एंड ज़्यादा एबंडेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, इकोटोन में। इकोटोन में हाईएस्ट डाइवर्सिटी होती है। क्यों होती है, क्यों होती है, बिकॉज देखिए यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं इकोसिस्टम बी में, फॉर एग्जांपल, है ना, इकोसिस्टम बी में जो ऑर्गेनिजम्स हैं, रिकॉर्ड हाँ हो रहा है, इकोसिस्टम बी में जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक्चुअली अडाप्टेड यहाँ के हैं, अडाप्टेड यहाँ के लिए हैं, फॉर इकोसिस्टम बी, फॉर इकोसिस्टम बी। यहाँ अडाप्टेड फॉर ए, यहाँ फॉर ए, कुछ ए के भी इसमें आते हैं, फॉर बी एंड फॉर दिस इकोटोन रीजन ऑल्सो। ये समझेंगे कि इस रीजन में कुछ तो इकोसिस्टम ए के भी आया करेंगे, इकोसिस्टम बी के भी, क्योंकि उनकी भी कुछ हद तक अडाप्टेशन होगी, लेकिन उस इकोटोन रीजन में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो वहीं के होंगे, ठीक है, जो वहीं ज़्यादा अडाप्टेड होंगे। तो इसमें
डाइवर्सिटी, हाईएस्ट डाइवर्सिटी हो गई अमंग द थ्री। समझ आ रहा है? अब फॉर एग्जांपल कैसे समझ सकते हैं आप इकोटोन? ये सपोज दिस इज अ रिवर, ओके, रिवर के बैंक के पास जो रीजन है दिस इज इकोटोन रीजन, ओके। इसी तरह से अगर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल जो रिवर है, कई कई जगहों पर रिवर जो होता है फिर मार्शी लैंड होती है, मार्शी लैंड, ओके, दैट मार्शी लैंड, फिर यहाँ पे जो होता है यहाँ पे लैंड है, ये लैंड है, ये रिवर है, ये बीच में दलदल है, दिस रीजन, दिस इज ऑल्सो इकोटोन, ओके। अच्छा, इसी तरह से मैंने आपको सिखाया है, सपोज दिस इज अ रिवर, ओके, दिस इज अ रिवर, और ये नीचे जाके समंदर में पानी डालता है, ठीक है। यहाँ पे जो ये ट्रांजिशनल रीजन है दिस इज कॉल्ड एस्चुअरी। ये भी क्या है फिर? व्हाट इज दिस एस्चुअरी? यू कैन डायरेक्टली से दिस एस्चुअरी इज आल्सो एन इकोटोन। अब यहाँ पे एज इफेक्ट क्या है? देखिए, ये जो इकोटोन रीजन होता है, इकोटोन रीजन होता है, हमने अभी देखा कि इसमें इन इकोटोन क्या होता है कि इसमें डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये इंक्रीज इन डाइवर्सिटी एट दिस रीजन, दिस जोन ऑफ जंक्शन, दिस इज कॉल्ड एज इफेक्ट, एज इफेक्ट। और इस रीजन में जो सबसे अबंडेंट स्पीशीज होते हैं, सबसे अबंडेंट स्पीशीज, दोज आर कॉल्ड मोस्ट अबंडेंट, ओके, मोस्ट अबंडेंट स्पीशीज जो होंगे यहाँ पे, दोज आर कॉल्ड एज स्पीशीज। आज मैं बड़ा भी लिख रहा हूँ, थोड़ा मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह इस स्क्रीन को फुल ही स्क्रीन रिकॉर्ड में लाने के लिए मैंने कोई टेक्निक डिवाइस किया है, देखते हैं चलेगा कि नहीं। तो इतना क्लियर है। अगर आप इसके आगे भी जाना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम इससे ज़्यादा पढ़ेंगे, तो मैं कुछ टर्म्स लिखूंगा, वो पढ़ेंगे आप खुद ही, ओके। बट आई थिंक दैट इज़ नॉट नेसेसरी। थोड़ा सा अगर फिर भी आप करते हैं तो आप ये देखिएगा इकोटोन एंड इकोक्लाइन के दरमियान क्या फ़र्क होती है, और फिर मुझे बताइएगा, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अच्छा, आप इकैड देखिएगा क्या होता है, इकैड, या जिसे हम इकोफीन भी कहते हैं, क्लियर। और इसी तरह से आप इकोटाइप दिखिएगा क्या होता है, एंड इकोस्पीशीज अगर पढ़ना चाहें कोई फर्दर, कोनोस्पीशीज, वरना इतना काफ़ी है, ओके, कोनोस्पीशीज कम से कम। अच्छा, ये वाला आप कीजिएगा एटलीस्ट, इकोटोन एंड इकोक्लाइन के दरमियान क्या फ़र्क होती है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको एक डालता हूँ, मैंने वो पढ़ाया नहीं लेकिन मुझे लगता है, लेट मी पोज इट हियर, ओके। इसका आंसर आप अपनी कॉपी पे लिखना। देयर इज वन ऑफ द पर्सन हु हैज़ गिवन 4 लॉज ऑफ इकोलॉजी। वो कौन है, हु इज ही, एंड व्हाट आर द लॉज, हु एंड व्हाट आर द लॉज। ये आप कहीं पे सर्च करें, चाहे नेट करें या वो करें, फिर आप लिखिएगा। अगर आपको नहीं आएगा फिर मैं आपको सिखाऊंगा, क्लियर। और जो कोई भी लिखेंगे, अगर कोई बेटर रहेगा कि यहाँ कमेंट्स में भी वो अच्छे से लिखेंगे, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अदर्स आल्सो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, जो कि आप सबको पता है, हम इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? What does ecosystem give us? Okay, what are the benefits of this ecosystem for us? The benefits are very huge, and those benefits are collectively called, हम इसको क्या कहते हैं, एक खास टर्म हम कहते हैं इसको, we say ecosystem services, ecosystem services। देखिए, एज पर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC, ओके,
ये क्या कहते हैं? कहते हैं कि इकोसिस्टम सर्विसेज क्या हैं? ये प्रोसेसेस हैं, प्रोसेसेस हैं या फंक्शंस हैं, फंक्शंस हैं किसकी? ऑफ इकोसिस्टम्स, जिससे क्या मिलता है हमें? क्या मिलता है? कोई ना कोई वैल्यू मिलता है हमारे लिए। किन के लिए? पीपुल, यहां पे एक मिनट ठहरिए, वैल्यूज मिलते हैं इंडिविजुअल के लिए, फॉर इंडिविजुअल और सोसाइटी एज ए होल। ये इनकी बताई गई डेफिनेशन है, या फॉर सोसाइटी आप लिख सकते हैं। तो आपकी जो शंकर आईएएस है उसमें दिए गए हैं काफ़ी सारे इकोसिस्टम सर्विसेज जो भी है, लेकिन मैं थोड़ा उनको कैटेगराइज करूंगा और आप भी ऐसे ही अपनी नोट्स पे लिखिएगा, वही चीज़ें मैं बताऊंगा। आप 4 कैटेगरीज याद रखिएगा। 4 कैटेगरीज में हम टोटल जो भी हमें मिलता है इकोसिस्टम से वो हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वही चीज़ें होंगी लेकिन मैं उनको थोड़ा कैटेगराइज करूंगा। देखिए कैसे। एक तो वो होता है जो कि हमें मटेरियल मिलता है वहां से, इकोसिस्टम से, ठीक है, दैट इज कॉल्ड, मैं मटेरियल नहीं लिखता हूं, मैं डायरेक्टली लिखता हूं टर्म, दैट इज कॉल्ड प्रोविजनिंग सर्विस, प्रोविजनिंग सर्विसेज। जरा आप मुझे बताइए क्या क्या मटेरियल मिल सकता है? देखिए खुराक मिल सकता है ना, फूड मिल सकता है, फोडर हमारे गाय बकरियों के लिए, ठीक है, हमें काफ़ी सारी बायोकेमिकल्स मिल सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से वाटर हमें मिलता है इकोसिस्टम से, एयर मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो मटेरियल प्रोडक्शन होती है, मटेरियल प्रोडक्शन वो किस में आती है? प्रोविजनिंग सर्विसेज में, दिस इज मटेरियल्स। नेक्स्ट हो गया, ये रेगुलेटिंग सर्विसेज भी देते हैं। रेगुलेटिंग मीन्स कि ये कुछ प्रोसेसेस रेगुलेट करते हैं जो कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है और बेटरमेंट ऑफ एनवायरनमेंट या बेटरमेंट ऑफ इकोसिस्टम्स के लिए ज़रूरी है। जैसे क्या रेगुलेट करते हैं? क्लाइमेट रेगुलेट करते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस, ओके। इसी मतलब आपको पता है कि मॉडरेशन इन क्लाइमेट जो होती है वो इसी की वजह से होती है। नहीं तो अगर अगर इकोसिस्टम, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट्स हैं हमारे पास, पर्टिकुलरली जो फॉरेस्ट्स होते हैं, अगर ये नहीं होते तो हमारा टेम्परेचर अर्थ का बहुत ज़्यादा राइज भी हो सकता था। सो ये चीज़ें इससे होती हैं। या ड्राफ्ट्स जो होती हैं, फ्लड्स जो होते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं ये, उनको मॉडरेट करते हैं ये, ठीक है। ये आप समझ सकते हैं कि हमें काफ़ी सारे इकोसिस्टम जो हैं जिनमें ट्रीज़ वगैरह होते हैं, देयर रूट्स बिल्ड, देयर रूट्स बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर, तो इरोजन बचाते हैं, या फ्लड्स वगैरह जो होते हैं उनका असर काम होता है। अच्छा, काफ़ी सारे ऐसे इकोसिस्टम्स में ऐसे एनिमल्स, ऐसे बर्ड्स हैं हमारे पास, या ऐसे इंसेक्ट्स हैं हमारे पास जो कि पॉलिनेशन करते हैं। अच्छा, वाटर और एयर प्योरीफिकेशन करते हैं फॉरेस्ट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये रेगुलेशन जो होती है, रेगुलेटिंग सर्विसेज में आएंगे। फिर आप खुद ही देखेंगे आपकी उस बुक पे, यहाँ पे वो सारी चीज़ें डालेंगे जो कि आपको समझ आएगा कि हाँ भाई ये एक रेगुलेशन हो रही है। नेक्स्ट जो है दैट इज कल्चरल वैल्यू, TU, कल्चरल वैल्यू भी ये प्रोवाइड करते हैं। देखिए इकोसिस्टम सर्विसेज एक अहम क्वेश्चन रहता है, कभी मेंस में डायरेक्टली डाल देते हैं। कल्चरल वैल्यू, या यहाँ पे याद रखिएगा प्रोविजनिंग सर्विसेज, कल्चरल सर्विसेज और प्रोविजनिंग सर्विस में इतनी फ़र्क है। प्रोविजनिंग में मटेरियल प्रोडक्शन, मटेरियल जो हमें मिलता है वहाँ से। यहाँ हमें नॉन मटेरियल प्रोडक्शंस, जैसे एजुकेशन, यहाँ हम रिसर्च करते हैं डिफरेंट एनिमल्स पे, डिफरेंट प्लांट्स पे, डिफरेंट इकोसिस्टम्स पे। तो ये चीज़ें जो रिसर्च होती है दैट इज़ कल्चरल, दैट कम्स अंडर कल्चरल सर्विसेज। इसी तरह से स्पिरिचुअल, आपको पता है स्पिरिचुअल भी इसी में आएगा, है ना। मनी ऑफ द स्पिरिचुअल पर्सन्स आर कनेक्टेड विद द सीरीन इकोसिस्टम्स, बहुत ही ठंडक वाले
दिल को खुश करने वाले इकोसिस्टम्स है ना। अच्छा, रेक्रिएशंस एक्स्ट्रा, ये सब आपको समझ आ गया। अब लास्ट वाला जो है दैट इज लगेगा आपको इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, दैट इज सपोर्टिंग सर्विसेज। एक मिनट, टाइम कितना है? 20 है। सपोर्टिंग सर्विसेज, यहाँ देखें आपकी सपोर्टिंग सर्विसेज में क्या आएंगे। देखिए, ये सारी सर्विसेज तभी पॉसिबल हैं जब वो सपोर्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करें, मतलब जब वो चीज़ें बने जिनकी वजह से ये सारे फिर पॉसिबल हैं। फॉर एग्जांपल सॉइल फॉर्मेशन, जब तक सॉइल नहीं बनेगी, इकोसिस्टम्स में सॉइल फॉर्मेशन होती है, अब जब तक सॉइल नहीं बनेगी तो आप हमें बताइए, सॉइल पे ही सब कुछ डिपेंडेंट है, बाकी तो कुछ नहीं हो सकता फिर। अच्छा, इसी तरह से जब तक प्राइमरी प्रोडक्शन ना हो, प्राइमरी प्रोडक्शन मीन्स जब तक प्लांट्स ना बने, है ना, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, जब वो ना बने तो तब तक कंज्यूमर्स कहाँ से बनेंगे, कहाँ से डियर्स, लायंस वगैरह जो मैं बता रहा था वो कहाँ से आएंगे। तो ये ज़रूरी है इकोसिस्टम के लिए, प्राइमरी प्रोडक्शन एक सपोर्टिंग सर्विस है। दिस इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ओके, इसी तरह से न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी इसी में आएगा। अगर न्यूट्रिएंट्स रिसाइकिल नहीं करते तो कुछ नहीं होने वाला, किसी भी इकोसिस्टम का सस्टेन आगे नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, दिस इज़ वन ऑफ द, आई कैन से, मैं बता सकता हूँ कि ये वन ऑफ द टिपिकल टॉपिक्स है इकोलॉजी का। आप चाहे पता कहीं पे पढ़ो, लेकिन ये कन्फ्यूजन जहन में रखता है। और अगर इस किस्म का क्वेश्चन मेंस में आए तो फिर तो गए काम से। देखिए क्वेश्चन क्या है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा भी होगा कहीं पे, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपको ये समझ नहीं आया होगा। दैट इज़ हैबिटेट एंड निशे, या इसे कहते हैं इकोलॉजिकल निश। ओके, निश ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, बड़े आराम से ये थोड़ा मैं डिटेल में इसलिए पढ़ाऊँगा क्योंकि अगर ऊपर से पढ़ाऊँगा तो ये कभी समझ नहीं आएगा। देखिए, हैबिटेट शॉर्ट में अगर कोई बताएगा क्या है तो आप सबको पता है ये रहने की जगह है, दैट इज़ डिवेलिंग प्लेस है, ये है ना, डिवेलिंग प्लेस है। या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं ये एड्रेस है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एड्रेस है ये। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनिज्म ये रिवर्स में रहते हैं, रिवर है, फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, दिस इज हैबिटेट। ओके, इतना क्लियर है। इसके बजाय अगर हम निश की बात करते हैं, ये वाला निश, इकोलॉजिकल निश, ये कंसेप्ट है क्या? देखिए, सबसे पहले एक बंदा आया जिसने ये टर्म दी, उसका नाम क्या था? जोसेफ, जो SEPH है, चलो कोई नहीं ऐसे लिखते हैं, जोसेफ ग्रेनल। इसने ये टर्म दी, इसको बोला क्या बोल रहे हो, ये निश है क्या, इकोलॉजिकल निश है क्या? इसने इन ए सेंस इस टर्म को इस सेंस में कहा कि इट इज लाइक ए माइक्रो हैबिटेट। वो क्या होता है? सपोज ये बड़ा रिवर है एक, ठीक है, ये बड़ा रिवर है एक, इसके हिसाब से इस रिवर में छोटे छोटे रीजन्स हैं, बड़े हैबिटेट में छोटे छोटे रीजन्स हैं जिनको हम माइक्रो हैबिटेट्स कहते हैं। और हर किसी ऑर्गेनिज्म का अपना निश होता है। ये हैबिटेट क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का एड्रेस है या डिवेलिंग प्लेस है, कहाँ रहता है वो। लेकिन निश क्या है? निश ये कहा इसने जोसेफ ग्रेनल के हिसाब से, जब उसने टर्म दी, कहा कि दिस इज़ इकोलॉजिकल निश टर्म जब उसने दी, उसे कहा गया क्या कह रहे हो इसके बारे में? बोला इट इज़ लाइक ए माइक्रो हैबिटेट। ये एक बड़ा सा रिवर है, बड़े से रिवर में छोटी छोटे जगह हैं जहाँ पे
अपने अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म की रहने की जगह है, दैट इज कॉल्ड इट इज निश। तो यहाँ पे जो इसने कंसेप्ट दिया माइक्रो हैबिटेट के हिसाब से, इसके जहन में हैबिटेट था, या हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट, डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट, ओके, इस हिसाब से इसने कहा। इसीलिए जोसेफ ग्रेनल ने जो कंसेप्ट दिया निश का, एक्चुअली इट वाज कंसेप्ट ऑफ स्पेशल निश, स्पेशल निश या निश। स्पेशल मीन्स स्पेस में कैसे, कहाँ पे है, विद रेस्पेक्ट टू स्पेस, जगह, ओके। अच्छा, इसके बाद आया दूसरा बंदा, हिज नेम इज एल्टन, ओके। जब एल्टन आया, इसको बोला क्या बोलते हो निश के बारे में, बोला इट इज द फंक्शनल रोल, फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या ऑफ ए स्पीशीज। बोला ये क्या कह रहे हो, एक्चुअली फंक्शन अगर हम देखेंगे किसी भी स्पीशी की एज एन ऑर्गेनिज्म, उसकी मेन फंक्शन जो सबसे बड़ी मेन फंक्शन होती है, सपोज यहाँ पे मैं वही इकोसिस्टम आपके सामने रखता हूँ, दिस इज सपोज दिस इज अ प्लांट, इसको कौन कंज्यूम करता है, डियर, डियर को कौन कंज्यूम करता है, लाइन। सपोज हमें इसकी मेन फंक्शन दिखनी है, इस डियर की क्या है, डियर की मेन फंक्शन जो होती है, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक इकोसिस्टम में काफ़ी सारी फंक्शंस होती हैं, लेकिन मेन फंक्शन जो होती है वो होता है एनर्जी एंड मटेरियल ट्रांसफर, मटेरियल ट्रांसफर करना, ट्रांसफर करना। ये डियर जो है यहाँ पे है, ये खुराक किसको खाता है, ये इट ईट्स दिस प्लांट, और प्लांट से मटेरियल एनर्जी लेता है, फिर जाके लाइन को देता है, तो ये चलो आगे लेने के लिए। यहाँ पे डियर की जो ये पोजीशन है यहाँ पे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इट्स रोल, एंड दिस पोजीशन ऑफ डियर ओवर हियर, दिस इज व्हाट इज नोन एज, इसको कहते हैं ट्रॉफिक पोजीशन। क्या कहते हैं, ट्रॉफिक पोजीशन, ट्रॉफिक पोजीशन इसे कहते हैं। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ट्रॉफिक पोजीशन। एल्टन ने क्या कहा, इट इज द फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इट इज एनवायरनमेंट, इन इट इज इकोसिस्टम। तो लेकिन फंक्शनल रोल में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ट्रॉफिक पोजीशन। इसीलिए एल्टन का जो कंसेप्ट था, एक्चुअली इट गिव द कंसेप्ट ऑफ ट्रॉफिक निश, ट्रॉफिक निश या निश। नेक्स्ट लेवल पे आते हैं अब देखिए, अब कमाल वाला बंदा आता है जिसने एक ऐसी डेफिनेशन दी, जिसने एक ऐसा कंसेप्ट दिया दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो कि इजीली किसी को समझ नहीं आता। अब देखिए क्या दिया। इसके बाद आता है अनदर पर्सन, उसका नाम है हचिनसन, ये रिसेंटली इसने दिया था 1957, 10 साल हमारी मतलब हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद ना, हमारी आज़ादी के बाद। हचिनसन ये एक्चुअली अमेरिकन इकोलॉजिस्ट था, ओके। इसने क्या किया इसने बोला निश क्या है, ये एन डायमेंशनल, डियर स्टूडेंट्स ये ऐसे नहीं समझना कि हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं कुछ, निश अगर आपको समझना है, देखो आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी, मुझे पता है, लेकिन ये समझ नहीं आया होगा क्योंकि बड़े बड़े इसमें कंफ्यूज करते हैं, टीचर्स भी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं। तब तक अच्छे से समझ इंसान को नहीं आता है जब तक हम, ये जो स्टडी होती है ना, इसमें ये मानो ये एक गांठें बनी होती हैं, इसमें ये खोलनी पड़ती हैं, फिर ये जहन में बैठती है। अगर रफली जाते हैं हम, फटाफट जाते हैं, तो वो अच्छे से समझ नहीं आता है। तो एन डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम, हाइपर वॉल्यूम, या इसे कहते हैं, आज मैं इतना ही सिखाऊंगा, ओके, मल्टी डायमेंशनल, यही है हाइपर वॉल्यूम। अब है क्या ये देखिए क्या है। सपोज यहां पे कहने का मतलब यह है, सपोज ये एक स्पीशी है, कहते हैं ये एक हाइपोथेटिकल, इसका एक अपना वॉल्यूम है, जगह नहीं है, एक ऐसा इसका एक हाइपोथेटिकल एक वॉल्यूम है, एक जगह है, मानो हाइपोथेटिकल, लेकिन जो रियलिटी में नहीं है, ठीक है। उसके जो डायमेंशंस हैं वो कितने हैं, वो n है, मींस मल्टीपल, n रेफर्स टू मल्टीपल, मल्टीपल
एन रेफर्स टू मल्टीपल किस सेंस में, विद रेस्पेक्ट टू, क्योंकि इसके ये डायमेंशन किस हिसाब से हम कहते हैं, एनवायरमेंटल, क्योंकि हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास मल्टीपल, एक ही एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं होता है, मल्टीपल एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, एन रेफर्स टू मल्टीपल एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो यहां पे क्या कहते हैं कि ये एक हाइपोथेटिकल वॉल्यूम है जिसका साइज डिपेंड करता है कि ये ऑर्गेनिज्म जो है ये डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स को कहां तक इसकी रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स की कहां तक इसको रिक्वायरमेंट है और कहां तक उनको टॉलरेट कर पाता है। सपोज ये एक ऑर्गेनिज्म यहां पे है, दूसरा एक ऑर्गेनिज्म यहां पे है, एक मिनट है, ये है दूसरा ऑर्गेनिज्म। यहां पे मैं अपना एक डायग्राम बना देता हूं इसको। सपोज दिस इज वन एनवायरमेंटल फैक्टर जिसकी हम डायमेंशन, जिसकी हम लेंथ इतनी रखते हैं, सपोज इतनी रखते हैं, कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा, इतनी, ठीक है। सपोज इट इज टेम्परेचर, ओके, टेम्परेचर है ये फॉर एग्जांपल, या चलो टेम्परेचर है ये फ्रॉम 0 डिग्री टू 20 डिग्री सेल्सियस तक इसका रेंज है, ये एक स्पीशी है जो सहता है टेम्परेचर कहां से, 0 से लेके 20 तक। यहां पे दूसरा एक स्पीशी है जो इस टेम्परेचर को सहता है कहां से कहां तक, 10 से लेके 15 डिग्री सेल्सियस तक, 15 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट वेरिएबल की बात करते हैं। सपोज दिस इज अ नेक्स्ट वेरिएबल, सपोज दिस इज ऑक्सीजन, ठीक है, ये टेम्परेचर था, टेम्परेचर, दिस इज ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। सपोज ये सहता है कहां से कहां तक, इसको रिक्वायरमेंट या टॉलरेट करता है ऑक्सीजन लेवल्स कहां से कहां तक, सपोज 0.2 पार्ट्स पर मिलियन फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं यहां से 0.7 पार्ट्स पर मिलियन। लेकिन ये वाला 0.2 टू 2 पार्ट्स पर मिलियन, ये ऑक्सीजन की बात है, ओके, O2 की बात है। इसी तरह से थर्ड वॉल्यूम, थर्ड इसी तरह से थर्ड फैक्टर हम लेंगे, सपोज पीएच का लेंगे, ऐसे लेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल हम लेंगे इस तरह से अनदर डायमेंशन लेंगे हम, फॉर एग्जांपल पीएच भी आ गया, टेम्परेचर, सॉइल कंडीशंस, ऐसे। तो यही डायमेंशंस हम ऐसे दिखा सकते हैं। अब जिसका जितना रेंज होगा, इनका रेंज डिफरेंट डायमेंशन, जिसका ज्यादा होगा डिफरेंट डायमेंशंस का, उसका वो वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा, समझ आ रहा है, उसका वो वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो ये एक हाइपोथेटिकल वॉल्यूम है जो कि डिटरमाइन होता है किससे, रेंज ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, जो कि ये ऑर्गेनिज्म टॉलरेट करता है, कोई ऑर्गेनिज्म टॉलरेट करता है, या जो कि ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट्स हैं। समझ आ रहा है? आपकी शंकर आईएएस में लिखा है कि रिप्रोडक्शन कैसे करता है, फूड कैसे खाता है, वो कैसे, यही चीज है कि हर किसी ऑर्गेनिज्म को हम देखते हैं, उसका अपना एक निश होता है, मतलब कि वो एक रेंज ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स सहता है या उसको रिक्वायर्ड है एक गिवन एनवायरनमेंट में। समझ आ रहा है? एक गिवन एनवायरनमेंट में काफी सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं और डिफरेंट स्पीशीज को डिफरेंट रेंजेस होते हैं इन फैक्टर्स के लिए यूटिलाइज करने में, ठीक है, यूटिलाइज करने के डिफरेंट रेंजेस होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं उनका अपना अपना निश होता है। ये आप नेक्स्ट मैं यहां पे आपको सिखाऊंगा, थोड़ा सा आपको यहां पे क्लियर हो गया फर्दर कि फर्दर ऐसे कहते हैं कि दो स्पीशीज कभी ऐसे नहीं हो सकते हैं एक ही एनवायरनमेंट में जिनका सेम निश होगा। तो ये एक्चुअली यहां पे एक कंसेप्ट लिखता हूं मैं, गासेस
competitive exclusion principle. ओके, ये क्या कहता है? ये कहता है, गॉस ने दिया है ये प्रिंसिपल, यहाँ इसे डायरेक्टली कहते हैं गॉस's प्रिंसिपल। ये कहता है कि भाई दुनिया में एक एनवायरनमेंट जब आप लेंगे, एक एनवायरनमेंट में दो स्पीशी ए एंड स्पीशी बी, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि दो स्पीशी जो है ये इनका जो निश जो होगा वो निश वन का हमेशा, इसका निश स्पीशी ए का निश स्पीशी बी के बराबर होगा। मतलब कंप्लीटली ओवरलैपिंग ऑफ द निश इज नेवर पॉसिबल। अगर ये स्पीशी भी उसी टेम्परेचर को बियर करता है, वही रिक्वायरमेंट है इसके टेम्परेचर की, और टॉलरेट वही करता है, अगर ये वही खुराक खाता है जो ये वाला खाता है, अगर ये वही उसी pH पे रहता है जिस pH पे ये रहता है, अगर ये वही ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बर्दाश्त करता है या इसको रिक्वायर्ड है जो इसको है, तो इन दोनों के दरमियान एक बहुत ही खतरनाक कंपटीशन है इस एनवायरनमेंट में। ये एक ही एनवायरनमेंट में रहते हैं ना, तो रिसोर्सेज के लिए इनमें बहुत ज्यादा क्या है, कंपटीशन है ना, कंपटीशन है, और जिसकी वजह से ये इस सिचुएशन को काफी देर तक नहीं रख सकते हैं। इस एनवायरनमेंट में ये दोनों काफी देर तक इनडेफिनेटली हमेशा के लिए दोनों नहीं रह सकते। दे कैन रिमेन फॉर लॉन्ग टाइम बट नॉट फॉर एवर, कैन नॉट रिमेन फॉर एवर। ये दोनों इस एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते, कांट सस्टेन बोथ, क्योंकि हर किसी चीज में इनके दरमियान कंपटीशन है। इसका भी निश वही है, इसका भी निश वही है। इसका जो रेंज है डिफरेंट कंडीशंस का बियर करने का या रिक्वायरमेंट्स हैं, वही इस वाले की भी है। तो इन दोनों में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, गॉस ने कहा कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि हाँ, जो इसमें ज्यादा सक्सेसफुल होगा, जो कि ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, स्ट्रॉन्गर वाला जो कि वहां पे ज्यादा अडॉप्टेड होगा, वो क्या करेगा, वो जो वीकर होगा, वीकर स्पीशी को क्या करेगा, वीकर स्पीशी को ये पेरिश करेगा, या हम कह सकते हैं इसे एलिमिनेट करेगा। इधर खाली कौन परसिस्ट करेगा, खाली स्ट्रॉन्गर स्पीशी परसिस्ट करेगा, वीकर स्पीशी खत्म होगा अल्टीमेटली इन आफ्टर मनी जनरेशंस। ओके, इतना क्लियर है? यस, आई थिंक इट इज क्लियर। तो अगर हम अब सम अप करेंगे, हम क्या समझेंगे इस निश के बारे में, क्या समझेंगे एक्चुअली है क्या इकोलॉजिकल निश। अब देखिए क्या है ये कि इकोलॉजिकल निश जो है एक्चुअली ये 3 निशेस का बना होता है। इसमें 3 निशेस होते हैं। एक पहला जो हमने देखा था दैट इज स्पेशल निश, रहने की जगह अपनी अपनी होगी, ठीक है। ट्रॉफिक निश, अपना रोल होगा इकोसिस्टम में, अपनी फीडिंग पोजीशन होगी, है ना। और थर्ड जो हमने कहा था एन डायमेंशनल, जो भी फैक्टर्स हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स, उनका अपना अपना रेंज होगा हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। एन डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम, तो ये इन 3 चीजों का मेड अप ऑफ दीज 3 निश, इकोलॉजिकल निश। ओके, इतना क्लियर है? ये मैं इसको सम अप करके बता रहा हूं। अच्छा, अगर हम लेमैन को बताएंगे कि क्या है ये इकोलॉजिकल निश, वो कहेगा फंक्शनल रोल, चलो वो अल्टन ने बताया, उसको हम कैसे समझाएंगे? उसको बताएंगे कि ये निश एक्चुअली क्या है, सम टोटल, अगर हम करेंगे सम टोटल ऑफ ऑल, जो भी ऑल द इंटरैक्शंस विथ किसके दरमियान, विथ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, सबके साथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म है,
इसकी जितनी भी इंटरेक्शंस हैं, चाहे बायोटिक फैक्टर्स के साथ या अबायोटिक फैक्टर्स के साथ, उन सब का सम टोटल जो है वो एक ऑर्गेनिज्म का निश है। वही हो गया कि ये क्या खाता है, ईट क्या करता है, वायर लिव्स, वही आपकी बुक में लिखा है वायर इट लिव्स। ये ईट क्या करता है, या किस किस के साथ इसका ईटिंग में कंपटीशन है, ठीक है, समझ आ रहा है? आपकी बुक अब एक्सप्लेन हो रही है। या हाउ, ये कब एंड व्हेन इट रिप्रोड्यूसेस, रिप्रोड्यूस कब करता है, या इसी तरह से किस टेम्परेचर को ये बियर करता है, किस ह्यूमिडिटी में ये अच्छी तरह से रहता है, किस एयर कंडीशन, किन एयर कंडीशंस में ये अच्छी तरह से रहता है, एयर कंडीशंस में, या क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी। तो यही चीज़ मैं बता रहा था। हैबिटेट, फीडिंग स्टेटस एंड ऑल एट्रीब्यूट्स, ऑल इंटरेक्शंस विद द एनवायरनमेंट, द रेंज ऑफ ऑल इंटरेक्शंस विद द एनवायरनमेंट। यह रेंज हर किसी का एक नहीं होगा, ठीक है, यही मैं समझा रहा था आपको। सो निश अगर आपको समझ आया, दिस इज़ लाइक ए टेस्ट फॉर योर मेटल एज वेल एज माई मेटल, क्योंकि ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो अक्सर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की एंड आई थिंक ये आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कभी डालते हैं वहाँ पे फंडामेंटल एंड रियलाइज्ड निश, ये अब समझ आएगा। फंडामेंटल एंड रियलाइज्ड निश, फंडामेंटल निश का को हम फिजियोलॉजिकल भी कहते हैं, फिजियोलॉजिकल, या इसे कहते हैं प्री इंटरैक्टिव निश इसे कहते हैं। रियलाइज्ड को कहते हैं पोस्ट इंटरैक्टिव निश। क्या है इनके दरमियान फर्क? देखिए, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये क्या खाता है, क्या पीता है, क्या इसका रोल है इस इकोसिस्टम में, किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है, क्या इसका डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर से इंटरेक्शन है ना। ये जो थ्योरेटिकली मैक्सिमम पॉसिबल है ना, मैक्सिमम पॉसिबल, इन सब इंटरेक्शंस का मैक्सिमम पॉसिबल जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, मैक्सिमम कब पॉसिबल है? जब इसे कोई दूसरा इंटरफेयर नहीं कर रहा है, इट मींस इंटरेक्शन इसकी हम निल कर देते हैं किसके साथ, बाकियों के साथ। सपोज ये कोई खुराक खाता है, एप्पल खाता है, ठीक है ना, उसको कोई यहां पे दूसरा नहीं है जो इसके जो यहां पे एप्पल खाएगा, तो इसका मतलब है इसमें कोई इंटरेक्शन, कोई इंटरफेरेंस दूसरे की नहीं है। लेकिन अब यही ऑर्गेनिज्म अगर यहाँ पे है, यही लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये एप्पल खाता है, ये एप्पल कंज्यूम करता है, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 है, ये बोलता है भाई मैं भी एप्पल खाता हूँ, तो इसको इंटरफेरेंस आ गई। अब मुझे बताइए, इसका निश रेंज जो इसका था फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू, फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे फीडिंग, अब वो रेंज वही रहा कि डिक्रीज हो गया? नो। तो इसका मतलब है जो कि रियल इकोलॉजी होती है उसमें मैक्सिमम पॉसिबल रेंज हर किसी फैक्टर का एक ऑर्गेनिज्म एंजॉय नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है फिर एक्चुअल में? क्या होता है कि इससे जो होता है आफ्टर इंटरेक्शंस, द लेस स्लैश एक्चुअल रेंज ऑफ इंटरेक्शंस, रेंज ऑफ, या एक्चुअल रोल कह सकते हैं, एक्चुअल रेंज ऑफ इंटरेक्शंस कह सकते हैं, रेंज ऑफ, एक मिनट, या आप कह सकते हैं एक्चुअल पोर्शन ऑफ फंडामेंटल निश, विच रिमेन्स, जो कि रहता है किसके बाद, आफ्टर इंटरेक्शन। बस इतना काफी है डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर आप में से कोई स्टूडेंट फर्दर कुछ पढ़ना चाहता है तो यहाँ पे मैं कुछ टर्म्स लिखूंगा, वो आप चाहे तो एंजॉय कर सकते हैं, इन टर्म्स को भी आप ये पढ़ सकते हो, निश विड्थ, बट आई डोंट रिकमेंड दिस। जहाँ पे मैं रिकमेंड बोलूँगा वो पढ़ना। अच्छा, इकोलॉजिकल, कोई किसी की इंटरेस्ट होती है तो
इकोलॉजिकल कंप्रेशन, रिसोर्स पार्टीशनिंग, ठीक है। इसी तरह से आता है कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। ये चीज़ें अगर कोई फर्दर इस कंसेप्ट को फर्दर समझना चाहता है, वैसे 100% मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। कोई कन्फ्यूजन अगर फिर भी होगा, टेल मी इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू मेक इट क्लियर। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। कल हम अब इकोसिस्टम की फंक्शनिंग पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंशाल्लाह हम वो फिनिश भी करेंगे, जिसमें हम एनर्जी फ्लो, जिसमें ट्रॉफिक लेवल्स, जिसमें आपका आता है पैरामिड्स आते हैं, जिसमें आपका क्या कहते हैं उनको, फूड चेन, फूड वेब, ये सब कुछ हम कल इंशाल्लाह फिनिश करेंगे, कोशिश करेंगे इसको कंसेप्चुअली, क्योंकि वो सारा एक साथ पढ़ना है। ओके, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।